अस्सलाम वालेकुम फिज़िक्स स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी वीडियो नंबर 2 के साथ आपके पास आए हैं। होप आपने फर्स्ट वीडियो लाइक की होगी। हमने आपकी सजेशंस को देखा है और हमने ओवरकम करने की कोशिश की है। MCQ नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस। सो ऑप्शंस अगर आप देखें, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स है और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है जैसे बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सो ये एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। MCQ नंबर 2 है, विच कैरी पार्टिकल इज नॉट येट फाउंड। कौन सा कैरी पार्टिकल अभी तक फाउंड नहीं हुआ, और उसका करेक्ट आंसर है ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन जो है अभी तक फाउंड नहीं हुआ, क्योंकि हर फोर्स का एक कैरी पार्टिकल होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से वो होती है। तो इसी तरह MCQ नंबर 3 है, विच फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन एंड सेकंड प्रोटॉन। कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो है, इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनके मैसेज होते हैं उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पाई जाएगी, वहाँ एग्जिस्ट करेगी। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जब भी डिके होता है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक मेसॉन्स, इनफैक्ट ये जो वीक इंटरेक्शन होती है ये सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को भी इनिशिएट करती है। नंबर 4 जो है MCQ, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोटॉन डिके। कौन सी डिवाइस को हम यूज़ करते हैं, तो ABC 3 ऑप्शंस हैं। और अगर हम LHC लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की बात करें तो ये क्या करता है कि ये एक पावरफुल एक्सेलरेटर है और ये पार्टिकल जैसे कि बोसॉन्स को की डिके के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है। और ये जो एक्सेलरेट करता है पार्टिकल्स को, उनकी स्पीड होती है मतलब NF क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है। और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये दूसरे प्रोटॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं और इसकी वजह से हमें मैसिव पार्टिकल जैसे हिग्स बोसॉन और क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स वगैरह मिलते हैं। साइक्लोट्रॉन किस लिए यूज़ होता है? साइक्लोट्रॉन जो है ये भी डिवाइस है, ये भी एक्सेलरेट करती है चार्ज पार्टिकल्स को हाई एनर्जी पे। और ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे ये वर्क करती है कि एक चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल मूव करता है तो वो लॉरेंट्ज फोर्स आपने पढ़ी होगी, F = Fe + Fm। तो इस फोर्स की वजह से हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। लेकिन जो साइक्लोट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करता। ये आपने पॉइंट याद रखना है। ये भी MCQ पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सेलरेटेड बाय दिस डिवाइस, तो वो साइक्लोट्रॉन्स होते हैं। और इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड के साथ मूव कराती है। तो वो और दूसरी बात, साइक्लोट्रॉन्स को हम अनचार्ज पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन के लिए भी यूज़ नहीं करते, मतलब उनको एक्सेलरेट करवाने के लिए भी यूज़ नहीं करते। और साइक्लोट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी आयोन्स को प्रोड्यूस करता है। सिंक्रोट्रॉन जो है एक एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स ऑफ एक्सरे है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जितनी भी एक्सरेज इससे इमिट होती हैं वो डजन ऑफ थिन बीम्स को जनरेट करती हैं। यहाँ से बुतून कर देना, ठीक है। MCQ नंबर 5 है, विच पार्टिकल कैरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उनकी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है।
MCQ नंबर 7 की स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू विच लॉ द डेंसिटी ऑफ एटम इज यूनिफॉर्म। कुछ मॉडल्स आए थे, उन्होंने अपनी थ्योरीज को प्रपोज किया था। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया था, जिसमें उसने एग्जांपल लाइक वाटरमेलन, जिसके अंदर जैसे कि सीड्स हैं, उसके अंदर सीड्स होते हैं जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसने इसी की एग्जांपल दी थी कि जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जस्ट लाइक वाटरमेलन के अंदर सीड्स। लेकिन जो जे थॉमसन मॉडल है उसको आपने इसलिए भी याद रखना है, उसी की वजह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, तो ये भी एक MCQ बन सकता है। और रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो रदरफोर्ड है उसने अपने मॉडल में ये प्रपोज किया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वही उसमें ही एटम का मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। और रदरफोर्ड की जो डिस्कवरी, उसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। थर्ड है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में उसने कुछ डिफेक्ट्स आए थे रदरफोर्ड के मॉडल में एटम स्टेबिलिटी को लेके, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, हम क्लास शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और उसकी एनर्जी रेडिएट हो रही होती है और उसको फॉल कर जाना चाहिए अपने न्यूक्लियस में। तो इससे रिलेटेड कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स थे, तो जिनको बोहर मॉडल ने ओवरकम किया। उसने कहा कि जो एटम इलेक्ट्रॉन जो हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड एटम, वो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर उसने क्वांटम मैकेनिक्स पे अप्रोच किया, जिसके अंदर हम डिस्क्रीटनेस की बात करते हैं, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसमें कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पे अप्रोच कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर बोहर मॉडल ने ये थ्योरी दी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो क्वांटाइज्ड स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। सो इनकी एनर्जी जो है वो ऐसे रेडिएट नहीं होती जब तक वो जंप ना कर जाएं, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। नेक्स्ट है ऑप्शन MCQ नंबर 7 है एनर्जी लिबरेटेड व्हेन वन एटम ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगो फ्यूजन रिएक्शन। ये वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एंटी टेस्ट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये आपने याद रखनी है एज इट इज़ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। FSC का ये MCQ है। ऑप्शन MCQ नंबर 8 है ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा यूनिक आपको लग रहा है, आपने ये टर्म भी नहीं पढ़ी हुई, तो इस तरह का MCQ भी आने के चांसेस होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन 92। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 होता है उनको ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 होता है उनको ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये तमाम एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं और ये रेडिएक्टिवली डिके कर जाते हैं अदर एलिमेंट्स में। MCQ नंबर 9 है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ये MCQ काफ़ी मरतबा आता है, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में। तो आपने याद रखना है कि मॉडरेटर्स जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर्स को क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। MCQ नंबर 10 है एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो वाज पोस्टुलेटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन। सो करेक्ट ऑप्शन है बीटा डीके। आप लोग सजेशन दे सकते हैं अगर आपको फिजिक्स के किसी और टॉपिक से रिलेटेड MCQs चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स के FSC लेवल को टच किया है, इंशाल्लाह BSc MSc लेवल के भी MCQs जल्द ही आएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।